द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में तो उठापटक चल रही है, चलेगी, कुछ दिन और चलेगी, लेकिन आप ये निश्चित मानिए कि बाजार में ऐसी कोई गिरावट नहीं है कि जो 2008 में आई थी या 93 से 97 के बीच में आई थी या सन 1001-2 में आई थी। ऐसी कोई गिरावट नहीं है। ये गिरावट के पीछे कोई बड़ा मैक्रो रीजन नहीं है, ये माइक्रो रीजन्स हैं। डिफरेंट कॉरपोरेट्स की डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग आई है, जिसमें अधिकांश कॉरपोरेट ने इस क्वार्टर के अंदर कुछ कमजोर वर्किंग दी। अब उसमें रीजन्स आप कुछ भी जोड़ दीजिए, लेकिन मूल रीजन जो मैं मानता हूँ वो सरकार का मंशा है, और वो मंशा सही है। सरकार का एक्शन इसलिए सही है कि इतनी ज़्यादा सट्टेबाजी बढ़ गई थी बाजार में, बैंकों के खजाने खाली हो गए, बैंकों में कैश नहीं रहा, कॉरपोरेट सेक्टर को उसके एक्सपांशन के लिए फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। When we are on the verge of capital expenditure being to be done by the corporate in the large quantum, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगने हैं, सेमी कंडक्टर के प्रोजेक्ट लगने हैं, ग्रीन हाइड्रो के प्रोजेक्ट लगने हैं, और आपको और जो PLI स्कीम के अंदर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगने हैं, ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट लगने हैं। वो भी कोई छोटे प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों। ग्रीन एनर्जी में कम से कम 1 लाख रुपए पर ईयर का मतलब इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब मैं ग्रीन एनर्जी पे कोई शेयर बताने नहीं जा रहा हूँ आज। मैंने जो बताए हैं 3-4 शेयर ग्रीन एनर्जी में, बस उनके अंदर ही रहना है। उससे बाहर अगर जाएंगे, उन लक्ष्मण रेखाओं को अगर आप क्रॉस करेंगे, आपका नुकसान होगा। ये भी फैक्ट सुन लीजिए। मैं बहुत रोटुक बात करने वाला आदमी हूँ, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई निराशा का वातावरण उत्पन्न नहीं करना चाहता हूँ, मैं केवल मात्र आपको सजग कर रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि एक इन्वेस्टर बेचारा क्या करे, उसके सामने चारा क्या है? उसके सामने चारा ये है कि कचरे को बेचो। कचरा देखिए वैसे तो कुछ भी नहीं होता है, कोई आप नाराज ना हो कि आप मान बैठे हैं कि साहब ये कचरा बता दिया हमारे शेयरों को तो ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ। कचरा वो शेयर हैं जो इन्वेस्टर के पैसे को खाते हैं और इन्वेस्टर को भी खा जाते हैं। यहाँ तक पोजीशन है। अगर ज़्यादा टूटेंगे तो इन्वेस्टर बेचारा खाया ही जाएगा, और क्या, बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाएगी। मतलब तो कचरा शेयरों को बेच दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप ये स्वप्नों के साहब ये भाव है, मैं तो ये भाव आएगा जब बेचूंगा आ जाएगा यार ये भाव, कुछ नहीं होता है, टूटते चले जाते हैं। और ये मंदी है कहाँ है मंदी? इन्फोसिस कितना टूटा, TCS कितना टूटा, HDFC बैंक कितना टूटा, ICICI कितना टूटा, कहाँ टूटे शेयर? IT के और भी बहुत से शेयर हैं। मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाया, साइंट के ऊपर बनाया, वो कहाँ टूटा, वो तो बड़े हैं मतलब। और अभी जिस शेयर पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो शेयर भी टूटा कहाँ है, बढ़ा है वो तो जिन शेयरों में दम नहीं है, जो वैसे ही फूल गए थे बिना दम के, गिरावट उन शेयरों में आएगी, आ रही है, आएगी। उनसे ऑपरेटर बाहर निकलेंगे। भाई 1 क्वार्टर की या 2 क्वार्टर की वर्किंग किसी बहुत बढ़िया कंपनी में अगर खराब भी आ जाती है तो इट डजेंट मीन कि वो शेयर क्रैश हो जाए, नहीं होता है ऐसा। आज L&T की वर्किंग खराब आ जाओ, देखें रिलायंस की वर्किंग खराब आई थी, कितना टूट पाया वो, और उसके अपने रीजन्स हैं। वो रिलायंस का मैनेजमेंट शादी में लगा रहा, 1 साल शादी में खो दिया उन्होंने। उस 1 साल में इनके जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है उसकी एग्जीक्यूशन की स्पीड स्लो रही। इन्होंने जो डीमर्जर करना था अपनी कंपनियों का, वो डीमर्जर नहीं हो पाया, और फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं बना पाए। ये मतलब कहा तो है कि साहब डाटा सेंटर बनाएंगे, लेकिन उसके बारे में कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं दिया इन्होंने कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या क्या करेंगे उसके अंतर्गत, कब काम शुरू कर रहे हैं, कब हम पूरा करेंगे। देयर इज नो परफेक्ट शेड्यूल ऑन दैट सब्जेक्ट, ऑन दैट प्रोजेक्ट। खाली ये कह देना कि हम दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाएंगे
दिस इज नॉट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द मार्केट। मार्केट सेटिस्फाई होता है जहाँ कुछ निश्चितता होती है, एग्जैक्टनेस होती है। ये मुंगेरी लाल टाइप सपने तो आप कितने भी दिखा दीजिए, एजीएम के अंदर स्क्रीन पर बढ़िया बढ़िया पिक्चर दिखाई दिए, बढ़िया बढ़िया सीनरी दिखाई, क्या होता है इन चीज़ों से? अनलेस अदरवाइज देयर इज समथिंग सब्सटेंशियल एंड साउंड एंड कॉम्पैक्टेड। तो खैर ये बातें चलिए, बाजार से घबराइए मत, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे चलिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयरों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका पैसा नहीं डूबेगा, बढ़ेगा बल्कि। और अभी खरीदारी थोड़े दिन रोक दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई खरीदारी मत कीजिए, 10-15 दिन रुक जाइए, बाजार को एक लेवल पे आके टिकने दीजिए, कहीं तो टिकेगा। ऐसा तो है नहीं कि टूटता ही चला जाएगा। इतना कोई खराब परफॉर्मेंस भी नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर ने 7% का तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट में बढ़त दी है ना इस क्वार्टर में भी, तो नेट तो गेनर है मार्केट, नेट माइनस में नहीं है ये शेयर बाजार। इसलिए आप कोई घबराए नहीं, शेयर बाजार गिरता है फिर थोड़े टाइम उठता है, नए कीर्तिमान स्थापित करता है ऊंचाई की। आप ये बताइए, सन 82-83 में ये इंडेक्स क्या, निफ्टी तो खैर था ही नहीं, क्या ये सेंसेक्स 80,000 था क्या? नहीं था, ये 2,000 ही था, मतलब 2,000 के आसपास था। 40 टाइम तो इंडेक्स हो गया। तो ये गिरता नहीं है। ये जो लोग भ्रम फैलाते हैं कि साहब बर्बाद क्यों होगा? बर्बाद होगा रेल विकास निगम खरीदने में। मैं फिर रेल विकास निगम का उदाहरण देता हूँ। और बहुत शेयर है जिनके कल मैंने एक लिस्ट पेश की थी मेरे एक वीडियो में कि आप ये जो एनएचपीसी और सतलज जल विद्युत और ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट आके टीवी पे रिकमेंड करते हैं, ये सटोरियों के औजार हैं। मतलब ये खाली माल चिपका रहे हैं लोगों के, और जिनका पास जिन इन्वेस्टर्स के माल है उनको बेचने से रोक रहे हैं ये, ताकि गिरावट ज़्यादा नहीं आवे उनके शेयर में, वो धीरे धीरे माल पिलाते रहे ऑपरेटर लोगों को। ऐसी सूरत में दोस्तों मेरा एक ही कहना है कि कचरे को बेच डालो सेकेंडरी शेयरों को, जिनमें ग्रोथ नहीं है, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिनके पास मैनेजमेंट नहीं है, जिनका नेटवर्क नहीं है सेल्स का, जिनके अंदर क्वालिटी नहीं। आज इंफ्रा के अंदर क्या हालत है कंपनी में? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन उठ पाया क्या? पटेल इंजीनियरिंग उठ पाया क्या? एक सेजल का एक आईपीओ आया था, फर्स्ट क्लास आईपीओ था, अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छी परफॉर्मेंस आईपीओ आने के बाद भी डिलीवर की है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर गिरता चला जा रहा है। और जीआर इंफ्रा का क्या हाल हुआ? वो उसका वर्किंग गिर के आई है। हर इंफ्रा की कंपनी गिर के आई है, हर, मतलब ये जो उठपटांग। अच्छा, पीएसयू बैंकों की हालत क्या हुई? उठ पा रहे हैं क्या? वर्किंग सुधर के आ रही है, शेयर गिरता है, एक दिन तो उठता है फिर गिर जाता है। क्या कारण है उस सबका? वो यही कारण है। तो खैर ये बात तो ये रही, आप बिल्कुल संभल के रहें और क्वालिटी पे कंसंट्रेट कीजिए। सबसे बड़ी बात ये, शेयर बाजार में जो लुटते पिटते हैं लोग, वो इस कारण से कि थर्ड क्लास शेयरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मेरे जो वीडियोस में मैंने आज तक 100-150-200 शेयरों पर जो रिफ्लेक्शन दिया है, वो एक एक ज्वेल मैंने छांट करके आप लोगों को पेश किया है। मतलब मेरी मेटल के शेयरों में फंस जाते हैं, जैसे मेटल की खूब बढ़ाई आती है रोजाना टीवी पर, बढ़ते ही सुबह 8:30 बजे 8 बजे जो बोलते हैं एंकर से, वो मेटल के लिए जरूर बोलते हैं साहब ये खरीदो, और वो मेटल गिरता जा रहा है। बताइए उसके बावजूद ये क्या है? मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज 7 महीने से कह रहा हूँ, जब से वीडियो बनाना शुरू किया कि दोस्तों मेटल से दूर रहिए। जब वर्ल्ड मार्केट में मेटल की प्राइसेस गिर रही हैं, इंडिया में गिर रही हैं, और इतनी भारी बूम के बाद जब इंडिया में इतनी बड़ी डिमांड थी, उस सब के बावजूद मेटल की अंदर गिरावट आ रही है, मेटल के भाव नहीं उठ पा रहे हैं। व्हाट इट सेज? खाली तांबा और एल्यूमिनियम तेज होने से क्या हो मतलब? और ये भी हो चुके हैं, कितने तेज होंगे बताओ आप? इसके आगे तो ग्रोथ नहीं आएगी। इन रेटों पर जो ग्रोथ आनी थी वो आ चुकी है, इसके आगे मुझे कोई ग्रोथ एविडेंट नहीं है। हिंडाल्को के जो रिजल्ट आए हैं, उन रिजल्ट्स के अंदर जो प्रॉफिट दिखाई दिया है 3900 करोड़ रुपए का, उसके अंदर बॉम्बे में कोलाबा में उन्होंने ज़मीन बेची है, वो ज़मीन का प्रॉफिट शामिल है। ये क्या है अलग, उसको बताते नहीं, गोल कर जाते हैं बात। वो तो जो कॉनकाल वगैरह में जो क्वेश्चन से पूछते हैं उनसे निकल के आती हैं बातें। दिस इज द पोजिशन। तो अब आज चलते हैं, आज का शेयर कौन सा हुआ? आज का जो शेयर है, मेरे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें आप। मेरे वीडियो में आपको बहुत बहुत मटेरियल मिलेगा। मैं फर्जीवाड़ा नहीं करता हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं। मैंने आज तक किसी से 1 पैसा फीस मांगी हो? बहुत से लोग बेचारे टेलीफोन भी करते हैं, इन्वेस्टर बहुत सा समझते भी हैं, सीखते भी हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं। मैं किसी एक नया पैसा नहीं लेता हूँ। आई डोंट चार्ज। माई मोटिव इज ओनली टू सर्व द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी,
to create a healthy and wealthy environment in the market. विजया डायग्नोस्टिक की पर चर्चा करेंगे आज हम। विजया डायग्नोस्टिक, इसका आईपीओ आया था दिसंबर 2022 में। उस समय इस कंपनी की भी इमेज खराब हुई थी, क्योंकि जो अलॉटीज थे दे सफर्ड लॉसेस। दिस कंपनी कुड नॉट मेंटेन द इशू प्राइस लेवल। अब चलते हैं, इस कंपनी की पोजीशन ये है कि सबसे खास बात आप ये देखेंगे, डॉक्टर लाल पैथ है, थायरोकेयर है, ये खाली पैथोलॉजिकल टेस्ट में। लेकिन ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी तीनों तरह के टेस्ट करती है, पैथोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल, तीन तरह के टेस्ट होते हैं, तीनों करती है। तो बट नेचुरल इसकी जो बिजनेस है भाई, वो तो टूथ एंड नेल बढ़ेगा वो तो बिजनेस। अच्छा, इसके 125 सेंटर्स है हिंदुस्तान की 20 सिटीज में। 125 सेंटर्स है हिंदुस्तान की 20 सिटीज में, बड़ो मेट्रो सिटीज जो है, बड़ी सिटीज। 2200 प्रोफेशनल्स इसमें एम्प्लॉयड हैं, इस कंपनी में। अच्छा, उसमें उन 2200 में जो भारत के माने हुए, मतलब जो रेडियोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, वो हैं, मतलब उनको रिटेन करती है कंपनी, एट एनी कॉस्ट रिटेन करती है। कंपनी सेज कि वी रिटेन देम एट एनी कॉस्ट। और इसकी एमडी हैं सुप्रीता रेड्डी जो है मैडम, उसकी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर है। और वो बहुत लंबे टाइम से, सन 2003 से इस कंपनी से जुड़ी हुई हैं, और उनको टाइम पर डिफरेंट डेजिग्नेशंस मिलते रहे हैं, अपग्रेड करता रहा मैनेजमेंट उनको। और उसी का परिणाम है कि आज कंपनी इस बाजार में फ्लेयर अप कर रही है। कंपनी इज फ्लेयरिंग अप इन दिस इवन डिक्लाइनिंग मार्केट में कंपनी फ्लेयर अप कर रही है। इसकी वर्किंग बढ़िया से बढ़िया आती चली जा रही है। अब आप देखिए, इस कंपनी की बात करते हैं, इनकी फंडामेंटल्स की बात करते हैं। इसका मार्केट कैप है 10,655 करोड़ रुपए। इट्स ए स्मॉल कैप कंपनी। ये वो कंपनियां जो पैसा बना के देंगे आप। इसका प्राइस 1038 रुपये है। 5 पेड ऑफ शेयर है, 10 पेड ऑफ शेयर है दोस्तों। ये 10 पेड ऑफ 1 पेड ऑफ शेयर है। अच्छा साहब, अब प्राइस अर्निंग रेशियो 79, ये देखना पड़ेगा 5 पेड ऑफ या 10 पेड ऑफ। माल बता देते हैं अभी। प्राइस अर्निंग रेशियो 79.5। अब आप ये कहेंगे साहब, इस गिरते बाजार में भी इतना हाई पी रेशियो। ये B2C कंपनीज है, बिजनेस टू कंज्यूमर, सीधा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनमें प्राइसिंग पावर है। मतलब इस कारण से इनके पी रेशियो एक्सपांडिंग है, राइजिंग है, ग्रोविंग है कंपनी, और एक सर्टन टेक्निकल एरिया के अंदर काम कर रही है। ये अपना नेटवर्क जमा चुकी है, इसमें टेंडरिंग कैपेसिटी है। इसको डिफरेंट हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ऑर्डर मिले हुए, कॉन्ट्रैक्ट हैं इसके, कि ये डायग्नोस्टिक का काम उनका करेंगे। खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोस्टिक जो है, जिसमें ये मतलब ये जो CT स्कैन और MRI वगैरह के जो टेस्ट हैं, दे विल बी डन बाय दिस कंपनी इन दैट हॉस्पिटल्स फॉर ए सर्टन पीरियड। और कोई भी डायग्नोस्टिक कंपनी इस तरह का काम नहीं कर पाई। अच्छा, इसका आप देखिए, जून 22 में 579 रुपीज़ का रेट था, आज 1038, यानी 2 साल में डबल हो गया है। बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है, डिक्लाइनिंग मार्केट के कारण बढ़ रहा है, के उपरांत भी शेयर बढ़ रहा है। अच्छा, अब आप देख लिए इसका कंपाउंड प्रॉफिट जो है 3 साल में 8% बढ़ा, लेकिन जो TTM है वो 30% बढ़ा है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इस कंपनी में एकदम गर्मी आई है, इसने उठाव खाया है। जो कुछ काम कर रही थी उसके परिणाम आने लगे हैं।
3 साल में 8% और TTM 30%। स्टॉक प्राइस 1 साल में 79% बढ़ी है। 3 ईयर्स में 21% की ग्रोथ रही है शेयर के अंदर, शेयर प्राइसेस के अंदर। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 27% TTM में रही है, लेकिन 3 ईयर्स में 13% थी। यानी पिछले 1 साल में, ये यंग है कंपनी, चली ज़्यादा चली नहीं है, इसलिए इट्स ए गुड स्टेप। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी सेल की, क्वार्टरली सेल की। इसकी सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, इन 3 क्वार्टर्स को कंपेरिजन, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर कंपेरिजन करते हैं। सेल 139, फिर जून 24 में 156 करोड़ रुपए सेल आई और सितंबर 24 में 183 करोड़ रुपए, यानी कंटिन्यूस अपसर्ज है, जबरदस्त अपसर्ज है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 41 करोड़ रुपए था, 39 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपए प्रॉफिट आया। इसमें प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी इसलिए नहीं हो पाई है कि जब कंपनी एक्सपांडिंग स्प्री पे होती है तो उसके थोड़े खर्चे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन ये बढ़ जाएगी। नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बता रहा हूँ, 41, 30 और 42, अब 42% मार्जिन है इस कंपनी का। 42% मार्जिन इज ए रिमार्केबल मार्जिन, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मार्जिन, इट्स ए सुप्रीम मार्जिन। कहाँ पाए जाते हैं 42% के मार्जिन? रिलायंस धंधा करता है 5-7% पे धंधा करता है। आप बताइए, आज ये रिटेल में जो डी मार्ट और ये जो जिनके 4-4, 5-5 हज़ार रुपये शेयर चल रहे हैं, ये धंधा करते हैं मुश्किल से। डी मार्ट का जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज हार्डली 4%, and there is no growth in the company. In spite of that, the company is flaring up, is maintaining at 4,000 rupees. उन चीज़ों को देखते हैं तो दिस इज फार बेटर ऑप्शन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 34, 32 और 42 तीनों क्वार्टर में। पहले पिछले साल 34 था, जून क्वार्टर में 32 और इस क्वार्टर में सितंबर में 42 करोड़। बढ़त आई है, लगातार बढ़त आई। और अर्निंग पर शेयर 3.26 रुपये थी सितंबर 23 में, जून क्वार्टर में 3.06 रुपये और इस क्वार्टर में 4.09 रुपये आई। यानी 18 रुपये की EPS इस साल आने की संभावना है पूरी पूरी। अब 18 रुपये की EPS जब आएगी तो 18 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18×5 18 छिका 108। ये जो P रेशो है 79.5 का, ये P रेशो रह जाता है 59-60 पर का ही। तो इसलिए ये शेयर महंगा नहीं है भाई। अपोलो हॉस्पिटल का जो मेडिकल सेक्टर का शेयर है उससे उसका P रेशो देखो ना 100 से ऊपर है, उस हिसाब से तो बहुत चीप है। हालांकि ये बहुत छोटी कंपनी है, अपोलो हॉस्पिटल बहुत बड़ी है अंडर दिस सर्कमस्टेंस। अच्छा, अब इसके एनुअल रिजल्ट्स की बात करते हैं। एनुअल रिजल्ट्स में दोस्तों अर्निंग पर शेयर मार्च 20 में 0 थी और मार्च 23 में 8.29 आई और TTM 12.95, इसको 13 रुपये मान लीजिए, 5 पैसे का फर्क है। कितना बड़ा अपसर्ज आया, 8 से 13%, मोर देन 50% जंप, मोर देन 50% जंप इन द प्रॉफिटेबिलिटी इन द लास्ट 1 ईयर। इसीलिए तो शेयर उछला है और ये और उछलेगा जब ग्रोथ पाथ पे आ जाती है ना कोई भी कंपनी। यानी जो मान लो साल 2 साल 3 साल तक कंपनी ने अपने बिजनेस को सेट किया, जमाया, अब उसके रिजल्ट आने आए तो वो रिजल्ट 3-4 साल चलेंगे, वो 3 साल तो चलेंगे, साल में नहीं हुआ अभी तो चलेंगे। अच्छा, सेल जो है 339 करोड़ रुपए थी लास्ट ईयर, इस साल मार्च और इस साल मार्च में 548 करोड़ रुपए आई है और TTM की सेल 627 करोड़ रुपए है। सेल इज इंक्रीजिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% पर मेंटेन्ड है, पिछले साल 39 थे, उससे कुछ सुधार आया है। नेट प्रॉफिट 63 करोड़ रुपए था, मार्च 20 में, मार्च 23 में 85 करोड़ रुपए हुआ और TTM जो है वो 133 करोड़ रुपए हुआ। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इट इज ए रोड एंड गोल्ड कंपनी, राइजिंग फास्ट। अच्छा, अब बात करते हैं कंपनी के मतलब कैश बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी मात्र 10 करोड़ है, इक्विटी मात्र 10 करोड़ है दोस्तों, और 10 करोड़ पे आया वो 10 पेड ऑफ शेयर है। बोरोविंग 292 करोड़, रिजर्व 715 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट 161 करोड़ रुपए का है।
कैश फ्लो 2 करोड़ रुपए माइनस से, कोई खास बात नहीं। इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने, 141 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। डेटर डेज यानी कि वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये 70 डेज, 8 डेज, 70 डेज है ना। कोई खास बात नहीं इसमें, इनको किसी को उधार देना ही नहीं पड़ता है। जो डायग्नोसिस कराना आता है उसे नगद पैसे लेते हैं, दैट्स ऑल, किस्सा खत्म है, कोई खास बात नहीं। प्रमोटर की होल्डिंग 53.91% है। एफएफआई की होल्डिंग 18.14% है, 14% है। एफआईज ने मामूली से एफआई घटाई, डीआई ने बढ़ा ली, बहुत ज़्यादा 23.45% उन्होंने प्लस किया, बढ़ाया है। और पब्लिक का भी थोड़ा सा घटा है। ये सारे प्लस पॉइंट है इसमें, होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये जो ओवर राउंडर, लेसर राउंडर, ये जो कहानियाँ आती हैं, दे आर नॉट गुड, उनको भी सेटिस्फाई करता है जवाब। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मेरा इस शेयर का एनालिसिस पूरा हुआ। रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं है। आप अपने फाइनेंस एडवाइजर से बात करें, आप इसमें वॉच लिस्ट में डाल दें, इस पर ट्रैक करें, विचार करें, सोचें, देखें, भालें, इसको फंडामेंटली स्टडी करें। दैट्स ऑल दोस्तों। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।